नमस्कार दोस्तों। इंडियन रुपीस जो है डॉलर के अगेंस्ट में जो है डिक्लाइन होता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो ये इंडियन रुपीस क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इसको अगर समझा जाए, अगर जो रिसेंट ट्रेंड्स दिखा रहा है, तो इंडिया का जो रुपीस है डॉलर के अगेंस्ट में 96 रुपीज़ पे अभी जो है मई 2026 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। इसके पहले जो है 85 रुपीज़ पर यूएस डॉलर जो है अगेंस्ट में था। एक साल पहले अगर देखेंगे हम, तो एक साल पहले 85 रुपये था इसी मई में, अभी 96 रुपीज़ हो गया है। ये जो है डिक्लाइन हमारा ये शो करता है कि हम जो है ट्रेड डेफिसिट है, इन द सेंस हमारा जो व्यापार है उसमें हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये जो ट्रेड डेफिसिट इसके कारण है। फिर कैपिटल आउटफ्लो, इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट था भी वो भी किसी न किसी माध्यम से जो है निकलता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और ऑयल डिपेंडेंसी जो है हमारी, इसको इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्सन करता जा रहा है, नुकसान पहुंचता जा रहा है। और आरबीआई का इंटरवेंशन भी जो है वो पॉजिटिवली जो है इसको इम्पेक्टेड नहीं कर रहा है। समझेंगे एक एक चीज़ को कि किस कारण से जो है इंडिया का रुपीस जो है डिक्लाइन होता जा रहा है और क्या स्टेप लिया जा सकता है इसके लिए। इंडिया का रुपीस देखा जाए कैसे जो है डिसाइड किया जाता है, तो 96 रुपीज़ जो है पर डॉलर के अगेंस्ट में जो है इंडिया की वैल्यू है अभी। तो ये जो रुपी एक्सचेंज वैल्यू जो है ये मई 2026 में क्रॉस किया है। एक साल पहले जो है 85 था। डिपेंड करता है ये डिमांड और सप्लाई के आधार पे। जैसे कि हम देखा जाए तो ओनियन का जो प्राइस है वो एज ए करेंसी प्राइस चेंज देखा जाए तो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पे जो है वो डिसाइडेड होता है। ओनियन देखा जाए अगर जो है कम है मार्केट में, अगर ओनियन की सप्लाई, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ओनियन की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस डिक्लाइन हो जाता है। सेम उसी तर्ज पे अगर यूएस डॉलर की सप्लाई और इंडिया के रुपीज़ की सप्लाई अगर देखा जाए, तो अगर रुपीज़ की सप्लाई जो है फॉरेक्स मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही डिक्लाइन होती रहेगी। अगर रुपीज़ का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई उस लेवल की नहीं है, तो धीरे धीरे जो है ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये अप्रिशिएट होता जाएगा। यही सेम कंडीशन जो है अभी फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में चल रहा है, जिसके चलते जो है रुपीज़ जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो प्राइस ऑफ वन करेंसी जो है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे कि यहाँ पे 96 रुपीज़ जो है एक डॉलर के अगेंस्ट में है, तो एक करेंसी की जो वैल्यू है यहाँ 96 वैल्यू होगी इंडियन रुपीज़ की और डॉलर की वैल्यू होगी $1 की। ये दोनों की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज फॉरेक्स में एक्सचेंज की वैल्यू। द डिमांड फॉर द डॉलर राइजेस फास्टर देन डिमांड फॉर द रुपीज़। और जो डिक्लाइन है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो डिमांड डॉलर का जो है हमको चाहिए वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कंपेयर देन रुपीज़ के। तो रुपीज़ का डिमांड ना होने की वजह से जो है ये वीकेन होता जा रहा है। एक्सपोर्ट क्या करता है कि ये डिमांड करता है रुपीज़ का। अगर हम जो है एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करने लगे तो जो एक्सपोर्टर्स वगैरह होंगे वो विदेश में सामान भेजेंगे, वहाँ पे विदेशी जो है उसको डॉलर में परचेस करेंगे, लेकिन क्या है कि उनको रुपीज़ चाहिए उस डॉलर में परचेस करने के लिए। तो उस कंडीशन में रुपीज़ का जो है डिमांड बढ़ता है और हमारा करेंसी अप्रिसिएशन होता है। इंपोर्ट वही जो है जस्ट निगेटिव काम करेगा। इंपोर्ट और कैपिटल आउटफ्लो जो है वो जो है फॉरेन करेंसी का जो है डिमांड को क्रिएट करता है। जब फॉरेन करेंसी का डिमांड जब ज़्यादा क्रिएट होने लगता है और इंडियन का जो है करेंसी का डिमांड जो है फिर डिक्लाइन होने लगता है। यही चीज़ है कि अगर हम देखा जाए तो वाई डज इंडिया नीड डॉलर। तो जब हम जो है ये कनेक्ट करता है क्रूड ऑयल के, हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो इंपोर्ट से फुलफिल हो रहा है। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा जो है 85% से लेकर के 88% तक का जो है रिक्वायरमेंट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो इंपोर्ट से मिलता है हमको। तो ये हुआ इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट से संबंधित। फिर जो है हमारे लोग जो है ट्रेवल करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, फिर फॉरेन का डेब्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटफ्लो होता जा रहा है। हमारे जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह जो है इक्विटी में और जो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं वो भी धीरे धीरे जो है पैसा वापस लेते जा रहे हैं। एफडीआई जो इंडिया में आता था, एफडीआई भी जो है हिस्टोरिकली जो है अपने लोअर लेवल पर है। तो ये भी जो है एक रीजन है जिसके चलते जो है हमारे रुपीज़ का जो है वो डिमांड मार्केट में है ही नहीं, इसके चलते ये डिक्लाइन होता जा रहा है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर स्नैपशॉट हम यहाँ पे समझा जाए कि किस तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है रुपीज़ को डिक्लाइन करने में हमको समझने में मदद करेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत जो दो अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट और एक जो है कैपिटल अकाउंट। इंडिया को अगर देखा जाए हिस्टोरिकली देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है लगभग हमेशा से ही रहा है। ये देखिए 2023-24 का भी जो डाटा है इसके अंतर्गत भी जो है -26.1 थे, अभी भी -23.1 है। इसको अगर ब्रेकअप देखा जाए तो मर्केंटाइल ट्रेड, इनविजिबल मतलब जो सर्विस सेक्टर वगैरह के जो ट्रेड होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमारी सर्विस सेक्टर में हम तो इंपोर्ट्स जो है कम करते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री हैं, लेकिन जो मर्केंटाइज जो ट्रेड वगैरह होता है उसमें हाईली जो है हम माइनस की तरफ होते हैं। कुछ जो है इस मर्केंटाइज ट्रेड को इसके द्वारा जो है पैचअप किया जाता है इनविजिबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट के द्वारा, लेकिन जो है पूरा का पूरा फिलअप नहीं हो पाता है। इस चीज़ को हम फुल कहाँ से करते हैं, कैपिटल अकाउंट के जो है सरप्लस होने से जो है हम इसको इस जो गैप को हम फिल करते थे। जैसे कि देखिए कैपिटल अकाउंट जो है हमारा
पहले जो है हमारा ज़्यादा चलता था, 89.4 हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये भी डिक्लाइन होता जा गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये कितना डिक्लाइन हुआ है, 54.2 से लेकर के 4.53 में आ गया। ये लोन वगैरह जो है ये थोड़ा सा हमको जो है पैचअप कर रहा है, लेकिन हम एक्सेस लोन भी नहीं ले सकते हैं। अदर्स के अंतर्गत भी देखा जाए तो भी जो है वो माइनस में जाता जा रहा है। इसके चलते जो है फॉरेक्स रिजर्व पे भी जो है आरबीआई ने जो इंटरवेंट करने के बाद फॉरेक्स करेंसी जो बेचा है उसके चलते कुछ स्टेबलाइज हुआ है। अभी भी हम 700 के आसपास जो है बिलियन US डॉलर के आसपास जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन एक लिमिट तक ही जो है हम अपने जो है फॉरेक्स में इंटरवेंट करके जो है डॉलर को सेल आउट करके रुपीज़ को स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमको फॉरेक्स भी चाहिए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 85% से लेकर के 88% जो क्रूड ऑयल वगैरह है, चाहे गोल्ड वगैरह है, जो एसेंशियल आइटम्स जो है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, इसके लिए हमको फॉरेक्स रिजर्व भी चाहिए। तो एक लिमिटेड इंटरवेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, खास करके डेफिसिट कहाँ से हुआ है, जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है वो हुआ, और कैपिटल जो सरप्लस हुआ करता था, कैपिटल सरप्लस भी हमारा जो है एक तरीके से डिक्लाइन होता जा रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है और एक्सचेंज रेट जो है एक तरीके से लिंकअप होते जा रहे हैं। ये जो ब्लू बार है ये इंडिकेट कर रहा है कि नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए ये पूरा ड्राई अप है। यहाँ पर जो है यहाँ पे पीक पकड़ा था कोरोना के आसपास जो है 2020 में, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये डिक्लाइन होता जा रहा है। तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, इनफ्लो उसका नहीं है। रेड बार इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस, ये निगेटिव में है ट्रेड इम्बैलेंस। किस तरीके से जो है हमारा जो है ट्रेड इम्बैलेंस पूरा जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम जो है एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता जा रहा है। इसके चलते जो है फॉरेक्स जो है फॉरेन करेंसी पे भी जो है हमारा जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये ब्लैक लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही थी है कि किस तरीके से जो है रुपीज़ जो है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। ये जो है जो मतलब जो है एन अपवर्ड मूवमेंट मीन्स वीकर रुपीज़ जो है यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से जो है हमारा लार्ज आउटफ्लो जो है FPI वगैरह के थ्रू हो रहा है, फिर जो है फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका जो है इम्पैक्ट जो है हमारे रुपीज़ के डिप्रिसिएशन पर पड़ रहा है। ट्रेड डिफिसिट की होने की वजह से जो है रुपीज़ वीक क्यों होता है, अगर इसको समझा जाए तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक एक्सपोर्ट चैनल है और दूसरा जो है इम्पोर्ट चैनल है। दोनों के माध्यम से कि एक्सपोर्ट पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है और इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है रुपये की वीकनेस से, और किस तरीके से जो है इसको हम इसके जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अगर इंडियन एक्सपोर्टर जो है मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे तो एक्सपोर्ट जब विदेश में करेंगे तो उनको डॉलर मिलेगा या यूरो मिलेगा। यूरोप में करेंगे तो यूरो मिलेगा, और USA में करेंगे तो मान लीजिए डॉलर मिलेगा। फिर जब ये डॉलर मिलेगा तो एक्सचेंज जब वो रुपीज़ से करेंगे तो रुपीज़ का यहाँ पर जो है डिमांड बढ़ता जाएगा। रुपीज़ का डिमांड अगर बढ़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति जो है जो डॉलर के अमेरिका में कोई डॉलर में खरीदेगा तो डॉलर को फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा, तो रुपीज़ का डिमांड करेगा, रुपये यहाँ पे जो है एप्रिसिएट होगी। इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा करने लगते हैं तो इंपोर्टर को क्या चाहिए कि डॉलर चाहिए यहाँ पर, तो फिर क्या है कि अपना इंडियन करेंसी जो है वो देगा और डॉलर खरीदेगा, डॉलर का यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा। जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है डॉलर एप्रिसिएट होगा, या ये बोला जाए कि रुपीज़ का जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है रुपीज़ पे सेलिंग प्रेशर आएगा और रुपीज़ हमारा जो है डिक्लाइन होगा। तो हम जो है हाई इंपोर्ट जो है करते हैं, जिसके चलते जो है डिमांड ऑफ द रुपीज़ जो है वो कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो है रुपीज़ और डिप्रिसिएट हो जा रहा है। इंडिया का जो मर्केंडाइज ट्रेड अकाउंट है वो हमेशा से डिफिसिएट रहा है, लेकिन डिफिसिएशन जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। डिफिसिएशन क्यों होता है कि जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स स्पेशली जो है क्रूड ऑयल, खास करके गोल्ड वगैरह जो है वो हम जो इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट जो है हमारा उसको भरपाई नहीं कर पाता है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, लेदर वगैरह जो है एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो है जो ये इंपोर्ट बिल है उसको एक तरीके से पूरी तरह से पैचअप नहीं कर पाता, पूरी तरीके से जो उसको ऑफसेट नहीं कर पाता है। रेमिटेंस भी हमको मिलता है, लेकिन ये पूरा मिल करके भी जो है हमारे इंपोर्ट को ऑफसेट नहीं कर पाता है। इसके चलते जो है रुपीज़ की एक्सेस सप्लाई जो है वो मार्केट में हो जाने की वजह से और डिक्लाइन होता जाता है। कैपिटल आउटफ्लो जो होता है, जिसको FPI हम जो है ये क्यों मैटर है, तो FPI क्या करते हैं हमारे, जैसे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आता है वो दो माध्यम से आता है। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसको FPI बोलते हैं, और दूसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके का स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे इंडिया में कोई कंपनी है, सपोज दैट XYZ, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो कोई इंडियन कंपनी है, इसमें जो है कोई विदेशी पैसा जो है लगाना चाहता है और वही परमानेंटली इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो कोई इंडस्ट्री में पैसा लगाया हुआ है तो वो एक परमानेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो जल्दी जो है एस्केप नहीं होता है, जल्दी इंडिया से बाहर नहीं जाता, आउटफ्लो नहीं होता।
होता है। लेकिन इंडिया में जो है एफडीआई का तो इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा है और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है विदेशों के द्वारा जो है एफपीआई के रूप में आता है। ये एफपीआई जो है इंडिया में आकर के स्टॉक, बॉन्ड, ये सब चीज़ें जो खरीदते हैं और ये जो है एक तरीके का स्पेकुलेटिव होता है और जो है इस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे जिस विदेशी जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में जो है प्रोमिनेंस नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, इंडिया का में ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो तुरंत वो अपना पैसा जो है निकाल करके शिफ्ट दूसरे कंट्री में कर देते हैं। जैसा कि अभी जो है पिछले साल जो है एआई से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजियाँ आई हैं उसके चलते जो है इंडिया उसमें लैग कर रहा है, इंडिया आगे नहीं दिख रहा है। तो ये जो है विदेशी संस्थागत निवेशक जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसा निकाल करके ताइवान और साउथ कोरिया में शिफ्ट कर दिए। इंडिया में जो है ये इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं, तो इसके चलते भी जो है जो फॉरेन करेंसी पे हमारा जो है एक लोड पड़ा। इनफ्लो अगर आता है तो जो है ये क्रिएट करता है डिमांड फॉर द रुपीज़ और सपोर्ट करता है एक्सचेंज को, लेकिन इनफ्लो हो ही नहीं रहा। जो एफपीआई का जो आउटफ्लो हो रहा है ये जो है इन्वेस्टर जो है रुपीज़ को जो है सेल करते हैं डॉलर के अगेंस्ट में, जिससे कि रुपीज़ जो है और वीकेन होता जा रहा है। तो ये एक बेसिक जो है डिफरेंस रह गया, जो विदेशी जो संस्थागत निवेशक जो इंडिया में आते थे अब वो आ नहीं रहे। और दूसरा जो है एक तो ग्लोबल रिस्क भी है, फिर एफबीआई एग्जिट भी कर रहे हैं इंडिया में, फिर इसके चलते डॉलर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है और रुपी जो है वो फ्री फॉल होता जा रहा है यहाँ। लेकिन जो है रुपीज़ का जो डिप्रिसिएशन है वो केवल एक दिन का मतलब स्टोरी नहीं है। इंडिया को अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए, मतलब 10-15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अप्रैल से लेकर के सितंबर 2013 का रिकॉर्ड देखा जाए तो 54.4 से 63.8 रुपीज़ जो है डॉलर के अगेंस्ट में हो गया था। फिर जनवरी से अक्टूबर 2018 के बीच में देखा जाए तो 63.6 से 73.6 हुआ। फिर जो है एक जो कोरोना का टाइम आया तो फरवरी अप्रैल के बीच में जो है 71 से लेकर के 76 तक का डिक्लाइन हुआ। फिर 2022 में भी उसी हिसाब से डिक्लाइन हो रहा था, सितंबर में 2024 में भी उसी टाइप का डिक्लाइन हुआ और अब जो है ये मई ऑनवर्ड्स जो है डिक्लाइन हो रहा है। ये जो है 85.2 से लेकर के 96 जो है वो अभी आ गया है एक्सचेंज वैल्यू हमारी। तो अगर देखा जाए इसको तो ये एक दिन का कोई इवेंट नहीं है जो इंडिया का रुपये जो डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये जो है ये बिल्ड व्हेन इंपोर्ट्स डिमांड, एफपीआई आउटफ्लो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंटरेस्ट रेट सिग्नल जो है वो जो है एक डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसी के रिस्पॉन्स में जो है करेंसी जो है वो डिप्रेशिएट होती है। अभी जैसे कि इंडिया में इंपोर्ट का डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वार वगैरह चल रहा है। एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है और जो है इंटरेस्ट रेट भी जो है यूएसए वगैरह में जो चल रहा है वो भी एक सिग्नल कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है इंडिया से ज़्यादा जो है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिख रहा है। तो ये जो शार्पेस्ट जो है डिक्लाइन हुआ है ये एक्सचेंज रेट मूव फ्रॉम द 85.2 से 96 जो है ये जो है इन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम क्लब करते हैं तब हमको ये समझ में आता है। आरबीआई का इसमें क्या रोल है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको अगर रिलीज करता है तो उसमें कुछ हद तक जो है वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो कितना हद तक जो है इसको मतलब जो है फॉरेक्स को रिलीज करके जो है इसको सस्टेन कर सकता है वो भी एक जो है देखने वाली बात होती है। तो रुपीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई जो है फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करती है। ये डॉलर को सेल करती है अपने फॉरेक्स के रिजर्व में से जिस और रुपीज़ को बाई करती है। रुपीज़ को बाई करने से जो है फॉरेक्स में जो है फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें रुपीज़ की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, डिमांड क्रिएट करता है जिससे के चलते जो है करेंसी को सपोर्ट मिलता है। इसके चलते एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसका जो है रिजर्व जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जो है हम जो मार्केट में डिस्टॉर्शन है उसको थोड़ा सा देर के लिए शांत करते हैं, लेकिन हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट इंडिया में जो है 691.11 बिलियन यूएस डॉलर का जो है फॉरेक्स रिजर्व है इंड मार्च तक था, जो कि जो है 10.8 मंथ्स के इंपोर्ट को बिल को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए जो है आरबीआई ने अभी जो है फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करके कुछ डॉलर को जो है सेल आउट किया है, जो कि आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आरबीआई ने इंटरवेन किया और कुछ जो है डॉलर को सेल आउट किया। अभी भी जो है इंडिया के पास एम्पल अमाउंट ऑफ जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है अवेलेबल है इंपोर्ट को मीट करने के लिए। ये जो डॉलर का अप्रिसिएशन और इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हो रहा है इसके चलते जो है अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में ये पड़ रहा है कि इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट कैसे बढ़ जा रहा है कि 100 रुपये अगर क्रूड ऑयल का कॉस्ट है अगर एक बैरल का और 85 रुपये के अगर एक्सचेंज वैल्यू पे देना होगा तो हमको 8500 रुपये खर्च करना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं, बस हमारा जो है डॉलर के अगेंस्ट में जो है रुपीज़ यहाँ पे बस डिप्रिसिएशन हो जाने की वजह से 1100 रुपये हमको और खर्च करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से कुछ भी नहीं, बस जो है हमारी करेंसी की वैल्यू केवल डाउन हो जाने की वजह से जो है हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ जा रहा है।
एक्सपोर्ट का जो है प्राइस वो जो है अगर हमारा रुपीज़ फॉल होता है तो एक्सपोर्ट जो है हमारा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन हमारी कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं है, और ख़ास करके जो कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है बांग्लादेश, वियतनाम, ऐसे जो देश हैं जो हमारा जो एक्सपोर्ट का जो मेन सेगमेंट्स वगैरह है ये इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। इसके चलते हम एक्सपोर्ट में जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको जो है मतलब राइप नहीं कर पा रहे, रीप नहीं कर पा रहे हैं, बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा जो है एक मतलब जो है हमको एड ऑन नहीं हो पा रहा है, जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो जो एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। अगर इसको हम समझा जाए, अगर इसके इस डिस्कशन से हम की टेकअवेज क्या ले सकते हैं, तो रुपीज़ का जो फॉल है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है डिसाइड होता है। जिस करेंसी की जो डिमांड ज़्यादा होगी वो अप्रिसिएट होगा। यहाँ पे डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है इसलिए वो अप्रिसिएट हो रहा है, रुपीज़ जो है वो वीकन होता जा रहा है। इंडिया में जो है मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, ये सबसे मेजर कारण है इंडिया के जो है डिप्रिसिएशन का, क्योंकि जो है ऑयल इंपोर्ट जो बिल है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, और ख़ास करके जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो ऑयल का प्राइस बढ़ा है जो वार वगैरह के चलते, उसके चलते जो है ये ज़्यादा जो है कंडीशन जो है वर्सन किया है। सर्विस एक्सपोर्ट भी हम सरप्लस में है, रेमिटेंस भी हमको ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये इतना नहीं मिलता है कि जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जो है ये पैचअप कर पाएँ, फुल्ली जो है इसको रिमूव कर पाएँ। एफपीआई का आउटफ्लो जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है, तो हम जो प्रधानमंत्री ने भी जो बोला वो ये भी बात है कि रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो हमको जो इंपोर्ट के पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। इसके लिए क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का जो रिजर्व नहीं भी है तो हम जो है उसके खपत को कम करें, और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह पे जो है फोकस करें, सोलर एनर्जी पे फोकस करें, विंड एनर्जी पे फोकस करें, तो ये डिपेंडेंसी को कम करना। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जो हमारे एक्सपोर्ट के सेक्टर हैं, इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट दे ताकि वो एक्सपोर्ट से जो कुछ हमको अर्निंग मिल पाए। और जो है कैपिटल आउटफ्लो जो हो रहा है रेगुलेटरी स्पेकुलेटिव जो है उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह को रिफॉर्म अगर कर दे गवर्नमेंट, तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं हो सकता है वो इंडिया की तरफ मूव करें, ताकि उनको ऐसा लगे कि इंडिया में टैक्सेशन वगैरह जो है उनके लिए फ्रेंडली है, ज़्यादा टैक्स का बर्डन नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।